नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम साथी। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? क्या आप भी बोर्ड एग्जाम की टेंशन से थोड़ा घबरा रहे हैं? नहीं, आज हम उस डर को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है हमारा प्यारा सा हिंदी। हिंदी का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं और डेली डेली हम इसी सीरियल वाइज करते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना मेरे साथियों। और हाँ, मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल से होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल एकदम शुरू से। ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल जैक बोर्ड का है। ये हमारा जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में नहीं, उसके पहले कुछ प्रॉम्प्ट देखते हैं हम लोग क्या है। खंड का पहले देखेंगे, इसमें क्या है। खंड का अपठित बोध है, यानी कि ये ऐसा है जो हम क्लास में नहीं पढ़े होते। ये हमें एग्जाम पेपर में ही मिलते हैं, एग्जाम पेपर में ही देखने को मिलते हैं। ये हमारे चीज़ें ये इसलिए दिए रहते हैं एग्जाम से पहले, ये सारे वाक्य इतना सारा, कि आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाए। एग्जाम टाइम में अगर आप मौन हैं, उस वक्त आपका ध्यान अच्छे से केंद्रित हो सके, इसलिए ये थोड़ी सी पैसेज दी हुई रहती है कि आप अच्छे से ध्यान यहाँ लाएं और एग्जाम अच्छे से अच्छे दें। तो चलिए मैं प्रॉम्प्ट पढ़ता हूँ और आंसर आपको बतानी है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पुस्तक मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। क्या बोला है मेरे साथियों कि पुस्तकें जो होती है मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र तो है ही, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन जैसे चीजें भी हमें देती हैं। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारे सोच को भी गहराई देती है। पढ़ने की आदत केवल हमारी शब्द संपदा को नहीं बढ़ाती, यानी कि हमें किताबी ज्ञान को ही सिर्फ नहीं बढ़ाती, मन की, सोच की गहराई को भी बढ़ाती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं। जैसा कि डिजिटल युग हो चुका है, जिससे कि पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं, तो हमारी यह मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सभी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जी हाँ मेरे साथियों, पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति यानी सोचने की शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ पैसेज आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को तैयार करता हूँ। क्वेश्चन 1 है, प्रश्न संख्या 1। पुस्तकें पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? बताइए मेरे साथियों, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? क्या वे हमें धन देती हैं? वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है? वे यात्रा के साथ रहती है? वे हमें खेल सिखाती हैं? तो बताइए मेरे साथियों, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे साथियों, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? डिजिटल युग आ चुका है और यहाँ भारत हमारा डिजिटल हो चुका है, तो उसकी पढ़ने का एक आदत क्या है जो हमें कमजोरी की तरह ले जा रही है? क्या लोग मनोरंजन के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं? क्या लोग मनोरंजन के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं? लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं? पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं रही? लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं? तो इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, इसलिए पढ़ने की आदत धीरे धीरे लोगों को कम पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? यहाँ पे लाभ देखना मेरे साथियों, मानसिक क्षमता का विकास और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, मोबाइल के उपयोग में और निपुणता आती है, केवल कल्पना शक्ति कम होती है, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर क। मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? जो हमने पैसेज पीछे देखे उसमें जो ज्ञान शब्द का यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा हुआ है ज्ञान, ज्ञान शब्द का यूज हुआ है। तो उस पद्यांश के अनुसार जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही होगा? क्या ज्ञान पुस्तक है? क्या ज्ञान का मतलब खेल है? क्या ज्ञान का मतलब तकनीक है? क्या ज्ञान का मतलब शिक्षा है? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। ज्ञान का मतलब होता है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इससे पहले कि एक और हमारा पैसेज नहीं, इस बार पोयम है, तो चलिए हम पोयम को स्टार्ट करते। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन की गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है ऊँट गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुंग उमंग। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैला इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? कविता जो है वो प्रकृति संदेश है, कविता का नाम है प्रकृति संदेश में सागर से हमें क्या सीख लेना चाहिए? सागर से क्या सीख लेना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख, मन में गहराई लाना। सागर जो गहरा होता है वो मन में गहराई लाने का ही हमारा संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 6, कविता में पर्वत का संदेश क्या है मेरे साथियों? जो कविता है प्रकृति संदेश, कविता है प्रकृति संदेश, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? पर्वत क्या संदेश देना चाहता है? क्या पर्वत धैर्य रखना संदेश देता है? क्या मन को शांत रखना संदेश देता है? ऊंचाई और महानता पाना संदेश देता है या गहराई अपनाना? तो पर्वत एक प्रकार का ऊंचाई है और बहुत से बहुत आसमान तक वो जा चुका है, इसलिए वो हमें संदेश देता है कि आप जितना हो सके ऊंचाई और महानता प्राप्त करिए, आप ऊंचे से ऊंचे पद पर जाइए। पर्वत का संदेश यही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ये हमारा पोयम से ही है। पोयम में कहना है क्या क्वेश्चन नंबर 7 का, सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? तो यहाँ पर किस सागर क्या देता है? क्या धैर्य देता है, फैलाव देता है, गहराई देता है, साहस देता है? आपको जहाँ भी सागर देखे, सागर जहाँ भी दिख जाए आप सागर से गहराई का अनुमान लगा सकते। आप सही आंसर सागर अगर मिले तो गहराई आंसर मारिएगा मेरे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? क्या उठ उठ गिर गिर आपको शब्द से नहीं लग रहा है कि गिरना उठना ये एक असहाय तरीके का वर्ड है? तो आनंद और उत्साह तो हो नहीं सकता है, धैर्य और अस्थिरता तो नहीं, गहराई और फैलाव ये तो समुद्र का सागर का मैच कर रहा है उससे, कठिनाइयाँ और सफलताएं, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, कठिनाइयों से आप गिर सकेंगे लेकिन उत्साह के साथ साथ आप फिर से उठ सकते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ, कठिनाइयाँ और सफलताएं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है, ये वाक्य क्या है मेरे साथियों? ये वाक्य हमारा क्या है? तो आपको मैं बता दूं, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं मेरी वाक्य को? क्या तुम मन लगाकर पढ़ोगे? यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर पढ़ोगे एक हमारा एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा है मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो मेरे वाक्य को ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे, ये पढ़ोगे तक हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो लग गया तो समझिए कि हमारा संयुक्त का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। परीक्षा में अवश्य सफल होगे और यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे, बीच में तो आ गया, बीच में जो तो आ गया
वो हमारा मिश्र वाक्य यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो हमारा बीच में तो आता है। अगर आपको जहाँ भी तो दिखे तो आप मिश्र वाक्य पर टिक लगा दीजिएगा मेरे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा हिंदी व्याकरण से है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। तो वहाँ पे जैसे हमने तो देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमने तो देखा था, इस क्वेश्चन में हमें और दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें और दिख रहा है। अगर और आपको दिखे तो समझ लीजिए यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य और का मतलब होता है जोड़ना, दोनों को जोड़ रहा है, कंबाइंड कर रहा है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। और पिछले क्वेश्चन में हमने तो देखा था, तो देखा था यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही बात किया जा रहा था उस सेंटेंस में। इसमें दो लोग हैं और से जोड़ा गया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का सेंटेंस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा साथियों वाक्य पूछा है, फल खाया जा रहा है, तो फल को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। फल को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो खाया जाना एक हमारा काम हुआ, खाना एक हमारा काम हुआ। जैसे आप भर में पढ़े होंगे खाना एक काम है, तो काम यहाँ पर हो गया कर्मवाच्य, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यानी किसी के सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती, किसी भी कर्ता के बारे में बात की जाती, लेकिन कर्ता के बारे में बात नहीं की जा रही है, कर्मवाच्य की बात की जा रही है, यानी कि खाने की बात की जा रही है। तो फल खाया जा रहा है, ये हमारा वर्ब हुआ, तो वर्ब हमारा कर्म हुआ। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 12 है आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है। इसमें बादल कौन सा पद है। तो आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो आकाश में बादल छाए हुए, तो बादल हमारा क्या हुआ, बादल हमारा क्रिया नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी काम को हम क्रिया बोलते हैं। और बादल जो है ये हमारा काम नहीं हो रहा, ये हमारा क्रिया नहीं हो सकता है, ये हमारा सर्वनाम नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम यहाँ पे जब सर्वनाम आपको पढ़ाया जाएगा तो सर्वनाम बहुत तरीके के होते हैं, वो हमारे एक भी रूल इसका नियम में प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख। आकाश में बादल छाए हुए, तो बादल हमारा संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है। तो मेरे साथी यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल भूलिएगा मत मेरे साथियों, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं, आपके 80 में 80 नंबर दिलाने वाले हैं। तो क्वेश्चन को एकदम से एकदम याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। त्रिलोक किस प्रकार का समास है। त्रिलोक किस प्रकार का समास है। यह हमारा समास है द्विगु समास। इसमें पता चल रहा है त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि तीन, तीन प्लस लोक, तीन लोक का मिलाकर एक शब्द बनाया गया त्रिलोक। तो ऐसे समास को हम बोलते हैं द्विगु समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ईमेल लेखन किससे संबंधित है। ईमेल से आप सभी लोग परिचित होंगे, ईमेल जितने भी लोग फ़ोन चलाते होंगे आप ईमेल से बहुत ज़्यादा परिचय होंगे। तो ये हमारा आधुनिक संचार का माध्यम है। आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी ईमेल का प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं। आधुनिक संचार का एक माध्यम बन गया है जो हम लोग प्रयोग डेली लाइफ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। मेरे साथी, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें से कौन सा अलंकार है। तो मैंने आपको अभी अलंकार के 2-3 क्वेश्चन करा रखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आप अलंकार अच्छे से पढ़े हैं या फिर नहीं। तो चलिए मैं अब पुस्तक का जो आप पढ़े हुए हैं, इतना तो मैंने क्वेश्चन देखा कि आप बिना पढ़े हुए कि बिना क्लासरूम में पढ़े हुए क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक से जो आप एक साल पूरी तरीक़ा से पढ़े हैं। चलिए मैं उसको करता हूँ, आपको उसमें अच्छा आनंद आएगा। यहाँ पे पैसेज दिया गया है जो कि आप बुक से पढ़े हुए हैं। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग है। सारी दौड़ धूप
से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। इसी लाइन में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैंने तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मधीम मधीम हवा बह रही थी। पौधे पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अशुद्ध शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरूओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। तो ये पैसेज आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बुक में पढ़ा होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप अच्छे से तरह से क्लासरूम में जरूर से पढ़े होंगे। तो चलिए मैं पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। लायुंग किस प्रकार की बस्ती बनाई गई है? जो लायुंग है किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो ये आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं अगर आप पैसेज को पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तब। भीड़ भाड़ी वाली तो ये जगह थी नहीं। औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियाँ यहाँ पर थी नहीं। आधुनिक यानी कि मॉडर्न तो थी नहीं। शांत और नन्ही सी एक छोटी सी बस्ती बताई जा रही है इस कहानी में। आप अच्छे से आंसर दीजिएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? क्या आप बता सकते हैं किससे की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले आप सभी को मैं बता दूं, शंख ध्वनि से की गई है क्या? बाजे की धुन से की गई है? तो नहीं, मंदिर की घंटी और घुंघराहट की झंझुनाहट से की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का चयन करें। हिंदी सब्जेक्ट काफ़ी आसान होती है मेरे साथियों। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये हमारी पुस्तक का ही है, पुस्तक का ही पैसेज है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लासरूम में पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये हमारा पैसेज नहीं, पोयम है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलदार। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जन बन गया होगा कठिन पाषाण। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। मृतक में भी जान डाल देती है का क्या अर्थ है? इसका आंसर आपको क्या लगता है? इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं? क्या इसका आंसर मरे हुए को जिंदा कर देना है, हारे हुए को जिता देना है, या हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना है, माँ बाप का काम आसान कर देना है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हताश और निराश व्यक्तियों में भी खुशी ला देना ही मृतक में जान डाल देने की सम्मान होती है। क्वेश्चन नंबर 20। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है मेरे साथियों? गात का क्या अर्थ है? तो धूली धूसर तुम्हारे ये ज्ञात, गात का मतलब वस्त्र नहीं होता, शरीर होता है मेरे साथियों। गात का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। बुक से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों के सभी विकल्प का सही चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे साथियों। भोलानाथ किसको देखकर श्री कृष्ण सिसकाना भूल जाते थे? अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? क्या अपनी माता को, क्या अपने पिता को, खेल के साथियों को, अपने भाइयों को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना, रोना, सारी चीजें भूल जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 22। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? कौन सा संदेश लेकर उद्धव आए थे? क्या प्रेम संदेश था, क्या अनुराग संदेश था, क्या योग संदेश था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। योग का संदेश लेकर श्री कृष्ण का यही संदेश लेकर उद्धव मथुरा में आए थे। क्वेश्चन नंबर 23। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रस की प्रमुखता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब होता है जो भी मैंने कहानी पढ़ी, जो भी मैंने पोयम पढ़ी, उसमें किस चीज़ की उल्लेख की गई है, क्या बताया जा रहा है उसमें। इसमें हास्य रस नहीं होगा। क्यों मेरे साथी? क्योंकि हास्य रस इसलिए नहीं होगा
क्योंकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। करुण रस भी नहीं होगा, शांत रस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत नहीं थे। यहाँ पे हो जाएगा वीर रस। यहाँ पे वीर रस के बारे में बताया गया क्योंकि शिव धनुष तोड़ करके श्री राम ने वीर रस का यहाँ पे उल्लेख किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्साह। उत्साह जो है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? क्या आप बता सकते हैं किससे की है? ऑप्शन नंबर ए है धरती से, ऑप्शन नंबर बी है आकाश से, ऑप्शन नंबर सी है कवि से, ये इनमें से कोई नहीं। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना धरती से की है। धरती से सारी बीज फसल सब उगते हैं, तो उत्साह हमें वहीं से निकलती है, उत्साह हमें वहीं से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं मेरे दोस्तों। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसको भी आई आप मान करके याद कर लीजिएगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागा अर्जुन। नागा अर्जुन है यह दंतुरित मुस्कान के कवि, आप बिल्कुल याद रखिएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? क्या महात्मा गांधी की थी? क्या दलाई लामा की थी? क्या महात्मा बुद्ध की थी? क्या महावीर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों दलाई लामा। अगर ये क्वेश्चन आप भूल भी जाते हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और एग्जाम में फोड़ के आइएगा मेरे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। फसल किसका गुणधर्म है? ये क्वेश्चन काफ़ी वायरल है। फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो हम लोग बोते हैं वो किसका गुणधर्म है? हाथ का गुणधर्म है, पानी का गुणधर्म है, किसान का गुणधर्म है या मिट्टी का? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मिट्टी का गुणधर्म है फसल। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 28 संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगतकार यानी कहने का अर्थ है जो भी एक मेन सिंगर होता है उसके पीछे गाने वाले को हम लोग संगतकार बोलते हैं। जो भी अच्छा सिंगर होता है उसके पीछे जो लहजे मिलाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, उसी को हम लोग संगतकार बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है साथियों? मुख्य गायक। क्या मुख्य गायक मेन गायक को संगीतकार बोलते हैं? तो नहीं। गीतकार को भी संगीतकार नहीं बोलेंगे, संगीतकार को भी संगीतकार नहीं बोलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। जो कि मैंने आप सभी को बताया कि गायक के साथ पीछे से जो अच्छा मिलाए, गायक को भटकने ना दे, संगीत में अच्छे लय के साथ मिलाए रखना उन लोगों का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत ही सटीक आंसर और आसान भाषा में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीला अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए शीला अग्रवाल। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल, भूलिएगा नहीं मेरे साथियों। अब चलते हैं, आज का सेशन मेरा यही समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसके बाद मेरा सेशन एंड होता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट आप सभी को वीडियो इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और कहीं एक वीडियो मिस होने से आपके एग्जाम में मार्क्स में कमी ना रह जाए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? हलदार साहब जो थे और चश्मे वाले, उन लोगों में क्या समानता थी? क्या दोनों चश्मा बेचते थे? नहीं मेरे साथियों, दोनों चश्मा नहीं बेचते थे। दोनों देशभक्त थे, बिल्कुल दोनों ही देशभक्त थे, क्योंकि नेताजी के चश्मा जो हमारा चैप्टर है उसमें पान वाला, वो तो खुश मिजाज आदमी था, वो हमेशा देखता था चश्मे वाले को, वो हमेशा ही चश्मा नेताजी का चेंज करते रहता। तो चलिए मेरे साथियों, आज का सेशन एंड हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करना ना भूलिएगा।